Hello everyone, in today's video we are going to cover big data analytics and big data analytics life cycle. So let's start the lecture. Big data analytics, इसको समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? बिग डेटा हमारा क्या होता है? बिग डेटा को हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ हैं, आपकी फ़ोटोज़ का कलेक्शन है। ओके, अब केवल आपके ही फ़ोन में फ़ोटोज़ तो है नहीं, मतलब जो आपके फ़ोन में फ़ोटो है वो क्या है? एक डेटा है। बट दुनिया में सबके फ़ोन में फ़ोटोज़ होंगी, तो सबकी फ़ोटोज़ का जो कलेक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे? बिग डेटा। मतलब जो भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिग डेटा बोलते हैं। मान लीजिए यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, पर आवर वीडियोज़ अपलोड होती जा रही हैं, तो वो सब क्या कहलाएगा? हमारा बिग डेटा कहलाएगा। मीन्स जो हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैंडल ना कर सकें डेटा को, उसे हम क्या बोलते हैं? बिग डेटा बोलते हैं। इसके लिए स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस यूज़ होते हैं, लाइक हडूप एंड डेटा लेक्स, ये सब यूज़ होते हैं इसके लिए। तो आगे देखते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। अब बिग डेटा में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, कुछ यूज़फुल होंगी, कुछ यूज़फुल नहीं होंगी। तो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को निकालने को ही हम क्या बोलते हैं? बिग डेटा एनालिटिक्स। आगे देखते हैं 4 स्टेजेस ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। 4 स्टेजेस, इसकी पहली स्टेज क्या है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसमें हम देखते हैं क्या हुआ, मतलब इसमें पहले तो हम इसमें देखते हैं कि पास्ट डेटा इसमें हम देखते हैं कि पास्ट डेटा में हमारा क्या हुआ है, कि हमें हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है कि हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है। मान लीजिए आपने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करी है, अब उसमें आप देखेंगे 1 महीने पहले की वीडियो है, मान लीजिए आप देखेंगे उसमें आपके व्यूज़ कितने आए हैं। अगर आपके व्यूज़ आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, तो मतलब आपका जो डेटा है उसमें बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब आपके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो आप उस पर वर्क करेंगे, आप देखेंगे किस पे आपके व्यूज़ ज़्यादा आए हैं, तो आप उसी टाइप की वीडियोस और बनाएंगे। अब देखेंगे आप, मान लीजिए आपने जो वीडियो अपलोड करी उस पर आपके व्यूज़ नहीं आए, बहुत कम आए हैं, फिर आप उसके पीछे की वजह ढूंढेंगे ना, क्यों कम आए हैं। तो वो क्यों हम किस में देखते हैं? डायग्नोस्टिक एनालिसिस में देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे मतलब जो क्या हुआ है वो किस वजह से हुआ है, मतलब क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या है। तो वो हम देखते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस में। इसमें हम पास डेटा के बेस पर हम चेक करते हैं कि मान लीजिए हमारा व्यूज़ क्यों कम आए हैं। मान लीजिए आपके व्यूज़ किस बेस पे कम आए हैं। आपने कंटिन्यू मतलब आप किस हिसाब से अपनी वीडियोस अपलोड करते थे, मान लीजिए आप डेली वीडियो अपलोड करते थे, पर आपने क्या करा, आपने अब डेली अपलोड करना बंद कर दिया। आपने सडनली 1 महीने के गैप पे एक वीडियो आपने अपलोड करी, अब उस पर व्यूज़ आपके कम आए, तो उसके पीछे का रीज़न तो यही होगा ना कि आपने काफ़ी टाइम बाद अपने वीडियो अपलोड करी, इस वजह से व्यूज़ कम आए हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है, रूट कॉज हमारा यही रहेगा। फिर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में देखेंगे कि क्या हो सकता है। ओके, प्रिडिक्टिव एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि क्या फ्यूचर में आगे क्या हो सकता है। आप अपना वैसा तो है नहीं कि आपने वीडियो अपलोड कर दी, आप उसमें उतने ही व्यूज़ रहने देंगे, या आप अपने व्यूज़ चाहेंगे नहीं कि बढ़ें, तो आप ये सोचेंगे ना कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे व्यूज़ अब बढ़ने लगें। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस में हम यही प्रिडिक्ट करते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा क्या करें कि हमारा काम अच्छा होने लगे। तो ऐसा ही है, एग्जाम्पल मैं यूट्यूब वीडियो का दे रही हूँ। आप देखेंगे कि आपकी कौन सी वीडियो ऐसी जिसमें आपके व्यूज़ ज़्यादा आए हों लास्ट 1 मंथ में। तो आपने देखा कि मान लीजिए मैंने बिग डेटा वीडियो अपलोड करी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करी है। मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले में कम व्यूज़ आए और बिग डेटा वाले में ज़्यादा व्यूज़ आए, तो मैं ये सोचूंगी ना कि मैं बिग डेटा की और वीडियोज़ अपलोड करूँ जिससे मेरे व्यूज़ और ज़्यादा बढ़ें। फिर आते हैं पर्सपेक्टिव एनालिसिस में। इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें देखें, ये आपको पहले बात तो ये नहीं बताती, मतलब ये 2 काम करती है। ये तो फ्यूचर भी बताती है और ये आपको बेस्ट रास्ता ही बताएगी कि आप कैसे क्या करें कि आपका जो, मतलब एग्जांपल बता रही हूँ, यूट्यूब का चैनल आपका ग्रो हो। ठीक, तो मान लीजिए ये आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देगी, मतलब कि आप ऐसा क्या करें कि आपका इंक्रीमेंट हो। मान लीजिए ये आपको बताइए कि आप अपना थंबनेल अच्छा करें तो आपके व्यूज़ अच्छे जाएंगे। ठीक, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ गूगल का। गूगल मैप आपने सभी ने यूज़ किया होगा। तो मान लीजिए गूगल मैप आपको ये तो बताता है कि हाँ इस रास्ते पे ट्रैफिक है, बट आपको गूगल मैप एक और रास्ता बताता है जहाँ से आप बेस्ट तरीके से पहुँच सकते हैं। छोटा रास्ता बताएगा आपको, या बताएगा कि इस पर ट्रैफिक नहीं है, आपको वो हर तरीके से रास्ता बताता है। तो वो इसमें हम देखते हैं। अब आते हैं अपने बिग डेटा एनालिटिक्स की लाइफ साइकिल पर। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? डेटा आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डेटा आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है और किस टाइप का डेटा चाहिए हमें। ओके, वेरियस डेटा के सोर्सेज होते हैं, तो जो हमारा बिजनेस है उसमें किस टाइप का डेटा हमें यूज़ करना है, किस टाइप का नहीं करना है, ये सब हम इसमें देखेंगे। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर डेटा होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। स्ट्रक्चर्ड हमारे
पर्टिकुलर फॉर्मेट में होते हैं, टेक्स्ट में होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर इमेजेस और टेक्स्ट का मिक्सचर होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, इसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब का मिक्सचर होता है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ का पर्टिकुलर। अब डेटा इंजेक्शन देखते हैं एंड स्टोरेज। अब आप डेटा इंजेक्शन में क्या होता है, आपने यहाँ पे देखा, आपने डेटा आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करें आइडेंटिफाई करने में, आप इसको स्टोरी तो करेंगे कहीं पर जाकर। अब आप स्टोर करेंगे। पहली बात तो आप डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, ट्रेडिशनल डेटाबेस में तो स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा होता है ये। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड डेटाबेस यूज़ होते हैं, हडूप होते हैं, डेटा लेक होते हैं, तो उसमें हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। डेटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन। डेटा क्लीनिंग, अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सारा डेटा हमारा यूज़फुल नहीं होता है, कुछ हमारा यूज़फुल होता है, उसमें एरर भी होंगी और उसमें कुछ मतलब आपका कंप्लीट डेटा नहीं होगा, कुछ इनकम्प्लीट होगा, तो आप उसे कंप्लीट करेंगे, एरर रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हमारी एक टेक्निक होती है ETL। ई मीन्स एक्सट्रैक्ट, T मीन्स ट्रांसफॉर्म, L मीन्स लोड। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सबका फर्स्ट वर्ड इसका है एक्सट्रैक्ट। मीन्स आपका जो डेटा है आप उसको स्टोरेज से निकालेंगे आप उसे। फिर ट्रांसफॉर्म, आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, आप उसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे, आप उसमें से एरर रिमूव करेंगे, ये सब रिमूव करने के बाद उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। लोड करना मीन्स आपका जो क्लीन डेटा आ गया है, अब आपने सारा क्लीन डेटा निकाला, अब उसे आप क्या करेंगे, एक या तो आप डेटा एनालिटिक्स के इंजन में उसको सेव कर देंगे, स्टोर कर देंगे, या आप क्या करेंगे डेटा वेयर हाउस में उसको स्टोर कर देंगे। अब आता है डेटा प्रोसेसिंग। आप डेटा दो तरीके से प्रोसेस करते हैं, एक होता है बैच प्रोसेसिंग, होता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये सब मैंने आपको बिग डेटा के आर्किटेक्चर में बताया। अगर आपको ये पढ़ने का मन ना करे इसमें, क्योंकि इसकी हेडिंग्स और बिग डेटा के आर्किटेक्चर की हेडिंग सेम है, तो आप उसको पढ़ लेंगे तो इसका काम आपका हो गया। बट मैंने दोनों बार लिख दिए, अगर आपको जो अच्छा लगे आप वो सा पढ़ें, क्योंकि इतना कोई ध्यान नहीं था, एक में कोई एक लाइन नहीं पढ़ता है आपकी, क्योंकि वहाँ पे हेडिंग्स भी सेम है, लिखा मटेरियल भी सेम लिखा हुआ है। तो आप अगर आपने आर्किटेक्चर पढ़ा है तो आप इसमें वो चीज़ लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, आपका जो बैच, जैसे कि नाम समझ में आया, तो आपका जो डेटा रहता है वो बैचेस के फॉर्म में आता है। मान लीजिए आपकी 1 महीने की रिपोर्ट है, 1 महीने की सारी रिपोर्ट आपकी बैच के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, उसको प्रोसेस किया जाएगा। स्ट्रीम में क्या होता है, आपका हर जैसे जैसे डेटा आता जाता है वैसे वैसे वो प्रोसेस होता जाता है। इसमें जैसे कि स्टॉक मार्केट का एग्जांपल सबसे बेस्ट रहता है, उसकी अपडेट्स को देखना, वो स्ट्रीम प्रोसेसिंग में होता है। जैसे जैसे डेटा आया आपका वैसे वैसे अपडेट हुआ, वैसे वैसे चेक हुआ, तुरंत काम होता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। अब इसमें डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, इसमें क्या होता है, जो हमारे डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं डेटा को निकालने की, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये बताया डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसमें क्या होता है कि क्या हुआ पास्ट में, हम देखते हैं हमारे क्या हो रहा है, इसमें हम देखते हैं क्यों हुआ है, वो उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसमें हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और इसमें देखते हैं क्या होना चाहिए। फिर डेटा विजुलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है कि आपने जो ये सब फाइनल स्टेप होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हमने जो सब डेटा निकाला है उसको हम ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से उसे कन्वर्ट करते हैं कि वो बस देखते ही समझ में आ जाए, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं सब पढ़ें एक एक चीज़, एक एक लाइन इंग्लिश की। तो इसे हम ग्राफ्स, BI टूल्स का यूज़ करके हम ग्राफ्स में और पाई चार्ट्स में हम इसमें कन्वर्ट करते हैं अपने डेटा को, ताकि हमें देखते ही समझ में आ जाए बिजनेस रीडर्स को कि क्या हमारा डेटा है, किस टाइप का है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक। तो दिस इज़ फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।